अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, हम जो है आज नया जो टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 2 का, जो कि लेक्चर नंबर 2 है, वो स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि है फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। क्योंकि हम बायोलॉजिकल मेथड पढ़ रहे थे और हमने जो है एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो रिकग्नाइज़ की थी। अब उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकग्नाइज़ करने के बाद आपने क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए जो है आप अपना बायोलॉजिकल मेथड जो है वो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो बायोलॉजिकल मेथड का जो पहला स्टेप था, जो कि ऑब्ज़र्वेशन था, वो हमने अपने जो हमारा लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर जो है हमने डिस्कस किया है। और ऑब्ज़र्वेशन जो है हम सेंसेस के ज़रिए करते हैं। और उसके बाद हमने उसके अंदर पढ़ा था कि ऑब्ज़र्वेशन जो है वो दो तरह के होते हैं, एक क्वालिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन होते हैं और एक क्वांटिटेटिव होते हैं। तो उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है, ये सेकंड जो स्टेप है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का, वो है फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कहते हैं मफरूज़े को, यानी कि मफरूज़ा ख्याली जो है आपने स्टेटमेंट तैयार करनी है, फ़र्ज़ी जो है स्टेटमेंट तैयार कर लेनी है आपने, उसको हम क्या कहेंगे, फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। मतलब क्योंकि अभी जब तक बायोलॉजिकल मेथड में एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होती, एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते, तो उस दौरान तक जितने भी आप स्टेटमेंट्स दोगे वो फ़र्ज़ी होंगे। फ़र्ज़ी का मतलब ये है कि वो गलत साबित भी हो सकती हैं, ठीक साबित भी हो सकती हैं। तो इसीलिए हाइपोथेसिस क्या है, आपके पास एक मफरूज़ा है, फ़र्ज़ी जो है कहावत है, फ़र्ज़ी स्टेटमेंट है। तो आप जो है इसकी डेफिनेशन ऐसे कर सकते हो कि हाइपोथेसिस, व्हाट इज़ हाइपोथेसिस, डिफाइन हाइपोथेसिस, इस तरीके से पूछा जाता है। तो आप इसकी डेफिनेशन ऐसे कर सकते हो, द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। यानी कि ऑब्जर्वेशन से जो चीज़ आपने हासिल की है और वो उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को क्या कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है, तो इसका मतलब है आप के पास जो है कोई हाइपोथेसिस जो है वो तैयार हो गया। अब एक हाइपोथेसिस बनाने के लिए जो है 5 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है हमें। मतलब 5 वो पॉइंट्स हैं जो किसी भी हाइपोथेसिस को जो है एक अच्छा बनाते हैं। तो इन 5 पॉइंट्स को हम ये भी कहते हैं कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ आ गुड हाइपोथेसिस, के ये 5 पॉइंट्स जो हैं ये वो खसूसियात हैं जो किसी भी मफरूज़े को, किसी भी हाइपोथेसिस को अच्छा बना देती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले, इट शुड बी आ जर्नल स्टेटमेंट। ये क्या होनी चाहिए? जर्नल स्टेटमेंट होनी चाहिए, आम सी। उसके अलावा टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए, तखल्लियाती, मतलब तखय्यल वाला कोई चीज़ जो है आप दोबारा से सोच विचार कर सकते हो, बना सकते हो। उसके अलावा ये जो ऑब्जर्वेशन आपके पास हाइपोथेसिस है, ये करेक्ट साबित होना चाहिए जितनी भी आपके पास ऑब्जर्वेशन का डेटा है। उसके अलावा ये जितना पॉसिबल हो सिंपल रखा जाए, एज सिंपल एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा मुमकिन हो सके सिंपल रखा जाए। उसके अलावा जो 5th है और बहुत अहम है, टेस्टेबल होना चाहिए और साथ साथ पोटेंशली फॉल्सिएबल, कि आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते हो। उसके बाद थर्ड, जो क्योंकि हमने स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि जो रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम है उसको हम मेथड का स्टेप जो है अप्लाई नहीं करते, इसीलिए जो हमारा बायोलॉजिकल मेथड है वो स्टार्ट होता है ऑब्जर्वेशन से। तो ऑब्जर्वेशन फर्स्ट हो गया, फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस सेकंड हो गया। तो थर्ड जो आपका स्टेप है वो है डिडक्शन। अब डिडक्शन क्या है? डिडक्शन जो है जो डेटा, जो हाइपोथेसिस जो है या जो चीज़ आपने तैयार कर ली है, अब उसकी जो है तौजीह बनानी है। डिडक्शन और लॉजिकल रिजल्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस। फॉर दिस पर्पस अ हाइपोथेसिस इज टेकन एज ट्रू एंड एक्सेप्टेड रिजल्ट आर ड्रॉन फ्रॉम इट। और वो कह रहे हैं जो भी हाइपोथेसिस आपने बनाया था
उस हाइपोथेसिस से आपने क्या अखज़ करने हैं, लॉजिकल रिजल्ट्स अखज़ करने हैं, और वो लॉजिकल रिजल्ट्स जो हैं आपने क्या करने हैं उसी दौरान अखज़ करने हैं जब आप किसी भी हाइपोथेसिस को सच मानेंगे, दुरुस्त मानेंगे, तभी जाकर जो है आप डिडक्शन बना सकते हैं। अब डिडक्शन करने के लिए जो है आपके पास दो टर्म्स का होना लाजमी है, या डिडक्शन के लिए जो है हम दो टर्म्स यूज़ करते हैं। वो टर्म्स कौन कौन सी हैं? इफ़ और देन। इफ़ और देन की जो है हम टर्म जो है वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। कौन सी टर्म? इफ़ एंड देन। ये दो टर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं डिडक्शन के अंदर। एग्जाम्पल देख के समझा रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल है क्लोरोफिल इन लीव्स। पत्तों के अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो उसकी हमने डिडक्शन तैयार करनी है। कैसे डिडक्शन तैयार करेंगे? अब डिडक्शन बनाने के लिए साफ ज़ाहिर है आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। अगर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि आपके पास 2 से 3 जो प्लांट्स हैं उसके ऊपर आपने जो है एक्सपेरिमेंट किया और आपको पता लगा कि उनके पत्तों के अंदर जो है क्लोरोफिल मौजूद है। अब आपने एक स्टेटमेंट देनी है। स्टेटमेंट ये है कि अगर इन पौधों के पत्तों के अंदर क्लोरोफिल मौजूद है तो जमीन पर पाए जाने वाले देन all plants leaves have chlorophyll. If these plants leaves have chlorophyll, then all plants leaves have chlorophyll. अगर इन पौधों के पत्तों के अंदर क्लोरोफिल मौजूद है जो आपने टेस्ट किए हैं, तो इसका मतलब है तमाम दुनिया के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स के लीव्स के अंदर क्लोरोफिल क्या होगा, मौजूद होगा। तो हमने ये टर्म यूज़ की इफ़ की और देन की। इस तरीके से आपने क्या किया, डिडक्शन तैयार की। अब आ जाता है आपके पास सबसे अहम बायोलॉजिकल मेथड का स्टेप, जो कि है एक्सपेरिमेंटेशन। क्या है? एक्सपेरिमेंटेशन। अब जो बेसिक स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड के अंदर उसको जो है हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। बायोलॉजिकल मेथड के अंदर जो बेसिक स्टेप्स तस्वुर किया जाता है जिसको तमाम बायोलॉजिस्ट जो है क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, वो क्या है? एक्सपेरिमेंटेशन है, एक्सपेरिमेंट है। क्योंकि एक्सपेरिमेंट के अलावा या बग़ैर एक्सपेरिमेंट के कोई भी चीज़ जो है ट्रू साबित नहीं हो सकती। कोई भी हाइपोथेसिस, कोई भी डिडक्शन जो है सच साबित नहीं हो सकती। इसीलिए जो है तमाम साइंटिस्ट जो इसको फॉलो करते हैं। अब बायोलॉजिकल जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो बायोलॉजिस्ट जो है इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है एक्सपेरिमेंट को जो है फॉलो करेंगे ताकि चेक करें कि जो हाइपोथेसिस उन्होंने बनाया है वो ठीक है या गलत है। उसके अलावा जो है परफॉर्म एक्सपेरिमेंट हाइपोथेसिस ट्रू और फॉल्स सब्जेक्ट टू रिगोरियस टेस्टिंग। क्योंकि बार बार जो है क्या किया जाता है, यहाँ पे स्टेप्स बता रहा हूँ मैं आपको कुछ, कि बार बार जो है टेस्ट किया जाता है या उस चीज़ को जो है बार बार टेस्टिंग के ज़रिए गुजारा जाता है और उस टाइम तक टेस्टिंग होती रहती है जब तक जो है आपका हाइपोथेसिस जो है सेम रिजल्ट्स ना दे, जब तक जो है आपका थीसिस गलत साबित ना हो। जब आपका एक्सपेरिमेंट जो है कामयाब हो जाता है और हाइपोथेसिस जो है आपका रिजेक्ट नहीं होता बल्कि सच साबित होता है, तो आप क्या करते हो? उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स है। क्या है? समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। समराइजेशन सम से निकला है। सम का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। इकट्ठा क्या करते हो? मतलब जितना भी डेटा आपने इकट्ठा किया हुआ है बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल स्टेप्स को अप्लाई करते हो, ऑब्जर्वेशन के थ्रू है, वो हाइपोथेसिस के थ्रू है, वो रिडक्शन के थ्रू है, वो एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू है, उस डेटे को आपने गैदर कर लेना है, इकट्ठा कर लेना है। और वो किस फॉर्म में होगा? क्वांटिटेटिव फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? क्वांटिटेटिव फॉर्म में होगा, नंबर्स की फॉर्म में होगा। और आप उस डेटे को एनालाइज करने के लिए जो है स्टैटिस्टिक्स भी यूज़ करते हो, यानी कि इस डेटे को यूज़ फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मतलब आप ओवरऑल वैल्यूज़ निकालने के लिए भी जो है इस डेटे को इस्तेमाल कर सकते हैं।
जब आपका डेटा इकट्ठा हो गया तो अब आपने क्या करना है, उस डेटे को रिपोर्ट करना है। क्या करना है, रिपोर्ट करना है। अब रिपोर्ट क्यों कहाँ पे करना है, शाया करना है। एक किस्म का हम क्या कह सकते हैं कि पब्लिकेशन करनी है। मतलब वो बायोलॉजिस्ट जो है जिसने वो एक्सपेरिमेंट किया, वो डेटा इकट्ठा किया, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, वो उस तमाम डेटा को क्या करता है, पब्लिश करता है किसी भी साइंटिफिक जर्नल्स के अंदर, बुक्स के अंदर, या फिर वो किसी भी डॉक्यूमेंट्री के थ्रू या किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में किसी भी टॉपिक के थ्रू जो है वो वहाँ पे भेजते हैं ताकि लोग जो है उसके बारे में जान सकें। और जानने के साथ साथ जो है अगर उसके अंदर कोई खामियां हैं, अगर उसके बारे में कोई सवाल जवाब पूछा जाता है ताकि उसको और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके, तो उस दौरान जो है साइंटिस्ट क्या करते हैं, रिपोर्टिंग दी रिजल्ट्स, उन रिजल्ट्स को शो ऑफ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसके बारे में जाने, और जानने के बाद जो है लोगों का नॉलेज जो है वो बढ़े और इस नॉलेज को इस्तेमाल करें दूसरे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे जो है हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 का, वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है इंशाल्लाह हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।